नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं फ़खर रंजा। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे इस वीडियो में है वो कि बंदियाल साहब ने बतौर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को कैसे चलाया। इस मौजू का एक अनुमान वो तो मल्टीपल जैसे हैं, इसमें एक अनुमान रख लेते हैं। वो एक इल्ज़ाम जो कि उन पर लगाया जाता है कि उन्होंने अपने मनसब को तरीक़े इंसाफ के हक़ में और नून लीग के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया। अब हम ये देखते हैं कि ये इल्ज़ाम किस हद तक गलत या दुरुस्त है। अब इसके गलत या दुरुस्त होने का जायज़ा लेने के लिए हम बंदियाल साहब के दौर को दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। एक उनका दौर जो अदम एतमाद से पहले है, दूसरा दौर जो अदम एतमाद के बाद शुरू होता है। अब पहले हम अदम एतमाद से पहले के दौर की अगर बात करें तो मेरे वो भाई जो ये कहते हैं कि उन्होंने इस मनसब को नून लीग या PDM के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया, वो इस अदम एतमाद से पहले मुझे कोई उनका एक फ़ैसला बता दें जो उन्होंने नून लीग के या PDM के ख़िलाफ़ किया हो। उसके बाद हम अदम एतमाद के बाद के दौर की बात कर लेते हैं। तो इसमें मैं अपनी राय में बंदियाल साहब के दौर को बंदियाल साहब का जो इख्तियार है अदम एतमाद के बाद का जो दौर है उसमें उसको हम दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। फिर एक, उन्होंने सियासी मुखालफिन के हवाले से अपना जो इख्तियार है वो इस्तेमाल किया। एक, उन्होंने अपने सियासी मुखालफिन के हवाले से वो जो इख्तियारों के पास था इस्तेमाल नहीं किया, अगरचे कर सकते थे। बातें तो हम सिर्फ उस इख्तियार पर कर रहे हैं दिन रात जो उन्होंने इस्तेमाल किया किसी के हक़ में या किसी के ख़िलाफ़, लेकिन उस पर नहीं कर रहे जो वो बहुत कुछ कर सकते थे, उनके पास इख्तियार था लेकिन उन्होंने नहीं किया। वो बहुत अहम है। बहरहाल पहले तो हम उस इख्तियार की बातें कर लेते हैं जो उन्होंने सियासी मुखालफिन के हक़ में या ख़िलाफ़ अपना इख्तियार इस्तेमाल किया। वो मुकदमा उसका किस तरह हम तज्ज़िया कर सकते हैं। वो जो सियासी मुखालफिन के मुकदमे उनके पास गए हैं, वो अदम एतमाद के बाद हम देखते हैं कि उनके पास कौन से मुकदमात मशहूर ज़माना गए हैं जिन पर दिन रात बातें होती हैं। तो उसमें मेरे हिसाब से तकरीबन 6 ऐसे मुकदमात हैं जो उन्होंने अदम एतमाद से लेकर आज तक निपटाए हैं। एक था डिप्टी स्पीकर रूलिंग आज खुद को नोटिस केस का फ़ैसला। उसके बाद था वो जो उन्होंने 9 अप्रैल को वोटिंग डे उन्होंने आज खुद नोटिस लेने का फ़ैसला किया हुआ था। रात को 12 बजे अदालतें खुल चुकी थी। उसके बाद है सदारती रेफ्ट 63A पर जो उन्होंने तशरीह का फ़ैसला उन्होंने जो बेंच बनाया दिया। उसके बाद था हमजा शहबाज को बतौर अक़लियती वज़ीर आला बरकरार रखने का फ़ैसला। उसके बाद था पंजाब असम्बली डिप्टी स्पीकर रूलिंग का फ़ैसला, वो जो दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब का था। उसके बाद आखिरी जो फ़ैसला है वो 2 सूबों में इलेक्शन का फ़ैसला है। अब हम जायज़ा लेते हैं ये जो फ़ैसले हैं ये मेरी नज़र में वो किसके ख़िलाफ़ और किसके हक़ में हुए हैं, और क्या कोई ऐसा फ़ैसला भी है जो किसी के ख़िलाफ़ ही नहीं है या किसी के हक़ में ही नहीं है। तो देखते हैं हम पहले नंबर पर हम ये फ़ैसला देखते हैं जो डिप्टी स्पीकर रूलिंग आज खुद नोटिस का उन्होंने फ़ैसला दायर किया है। हम देखते हैं कि जब कासिम सूरी साहब ने वो रूलिंग दी तो 2 किस्म का फौरी रद्द-ए-अमल सामने आया था। एक, जो PTI के आमी थे वो बड़े पुरजोश हो गए थे, और जो मुखालफिन थे वो जरदारी साहब की तरह बेबसी की तस्वीर बने हुए थे। वो कौमी असम्बली में उनकी बड़ी अपना तस्वीर थी। जब वो रूलिंग उन्होंने सुनाई, वो ख़त्म हुआ तो वो उनकी वो एक तस्वीर चली बाद में। मैं भी उन दोस्तों में शामिल था
जो उस मखसूस वक्त में जब उसने वो रूलिंग सुनाई, उस मखसूस वक्त में बड़ा पुरजोश था, क्योंकि मैं भी आमी हूँ इमरान खान का। तो बच्चों और साथ ही अदालतें खुलनी शुरू हो गई। तो उस वक्त मेरे बच्चे साथ बैठे हुए थे। माशाल्लाह बड़ी बेटी तकरीबन 18 की हो गई है, छोटी 15-16 है। वो फैमिली बच्चे पांचों बैठे हुए थे, बीवी बैठी हुई थी। वो डिस्कस करने लगे कि अब पापा क्या होगा, वो पूछने लगे। तो मैंने उस वक्त तक, क्योंकि आधा घंटा गुजर चुका था, वो जो वक्ती जोश था वो थम चुका था। तो मैंने उनको कहा कि मेरे ख्याल में ये फैसला जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है, ये किसी सूरत बरकरार नहीं रहनी चाहिए, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। फिर वो समात शुरू हो गई, साथ साथ हम बातें कर रहे थे। तो रात को समात के दौरान जो इस बेंच की, या बंदियाल साहब, हम बंदियाल साहब को और बेंच को एक ही रख लेते हैं, को जो पहले उनके रिमार्क्स थे वो ये थे कि सियासी पॉलिटिक्स इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं जाती। उस वक्त किसी चैनल पर मेरे ख्याल में ख्वाजा आसफ साहब थे, वो तज्जिया कर रहे थे, वो कह रहे थे मेरे ख्याल में जो है ना ये इलेक्शन की तरफ ही मामला जाएंगे, वो इतने उनको नज़र आ रहा था। पर नेक्स्ट डे जब दोबारा समात हुई तो मुख्तसर तरीन वक्त में वो फैसला आ गया कि उन्होंने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को मुस्तरद करते हुए दोबारा वोटिंग का हुक्म दे दिया। मैं बच्चों को बता रहा था कि बेटा ये मुमकिन नहीं है कि इस तरह कोई स्पीकर अदम इतमाद की तरीक आए और वो फैसला दे। अगरचे इसको आइनी कवर, जो मेरे दोस्त को कुछ आइनी कवर बताते हैं कि जी 90 दिन में इलेक्शन ना करवाने का आइनी कवर 254 में है, ठीक है, वो बातें हैं इस तरह, लेकिन ये भी तो देखना है कि इसका नुकसान क्या होता है। बहरहाल वो उन्होंने बेहतरीन फैसला दिया। मैं बच्चों को बता रहा था कि इस तरह कल को अगर फ़र्ज़ करें तरीके इंसाफ वाले किसी के खिलाफ अदम एतमाद ले आते हैं, स्पीकर अमूमी तौर पर स्पीकर उनका ही होता है जिनका वज़ीर आज़म होता है, तो वो स्पीकर जो है वो कोई एक वजह बनाकर, जिस तरह इन्होंने बनाई, इनकी वजह से मैं इत्तेफाक करता हूँ, ठीक है, उसकी होनी चाहिए था इन्वेस्टिगेशन, लेकिन उस मखसूस वक्त में ये फैसला करने का इख्तियार किसके पास है कि वो साइफर दुरुस्त था या गलत था, ठीक है। बहरहाल और इसमें मेरे ख्याल में मेरी ज़ाती राय, हर फैसले की मैं ज़ाती राय बता दूँ, मेरी ज़ाती राय में एक दुरुस्त फैसला था, हालांकि तरीके इंसाफ के खिलाफ था। इसमें मैं समझता हूँ कि उनको साइफर के हवाले से उसी दिन कोई ना कोई कमीशन वगैरह बना देना चाहिए था, क्योंकि ये एक बड़ा सीरियस एलिगेशन था। उसके बाद हम बात करते हैं वो जो 9 अप्रैल को हुआ वोटिंग डे, जब वो वोटिंग नहीं करा रहे थे तरीके इंसाफ वाले स्पीकर और डिप्टी स्पीकर साहब, बड़ी लंबी फरीकन की तरफ से तकरीर जारी थी। तो यही नज़र आ रहा था कि ये इस मामले को तूल देंगे, और उन्होंने वो जो उनके टीवी पर बैठे हुए थे तरीके इंसाफ के, वो कह रहे थे कि वो इसमें ये फैसले में ये है कि आपने इस करारदाद पर बहस के बाद वोटिंग करानी, अब बहस जारी है। उनका मतलब ये था कि वो इसकी तशरीह इस तरह कर रहे थे। रात को 12 बजे अदालतें खोल कर इसी चीफ जस्टिस बंदियाल ने आज खुद नोटिस देकर अदालतें खोलकर ये पैगाम दिया कि अगर आज वोटिंग ना कराई गई तो एक और आज खुद नोटिस होगा। अगर वो फैसला नहीं हुआ तो मैं यहाँ पर दूसरा सवाल छोड़ता हूँ अपने दोस्तों के लिए कि रात 12 बजे को अदालतें क्यों खुली थी और क्या फैसला होना था। ये मेरा PDM वाले दोस्तों से सवाल है। मेरे 2 सवाल हो गए हैं अपने दोस्तों से। यहाँ पर भी मेरी ज़ाती राय ये है कि वो चीफ जस्टिस साहब की उस वक्त अदालतें खोलने की मूव दुरुस्त मूव थी, अगरचे इमरान खान के खिलाफ थी, लेकिन वो दुरुस्त मूव थी। उसके बाद हम बात करते हैं सदाकती रेफ्स 63 तशरीह फैसला जो आया है उसके मुताबिक। मैं चंद दिन पहले अपने उस्ताद मोहतरम भी, वो हमारे उस्ताद भी हैं, भाई भी हैं, बहुत लाइक फाइक है, सैयद वासिक शाह साहब, उनकी एक वीडियो देख रहा था। वो उसमें बता रहे थे कि तशरीह करने के 2 तरीके हैं।
एक मैं आम ज़बान में बताऊंगा, एक उनके मुताबिक अल्फाज के मुताबिक वो जो है जो अल्फाज लिखे उसके मुताबिक तशरीह हो जाए। दूसरा है कि वो अदालतें आइन की तशरीह करते हुए ये देखती हैं कि आइन साज की नीयत व मकसद क्या था। अब आर्टिकल 63 ये कहता है लुबलबा कि पार्लिमानी पार्टी सरबराह की अदायात के खिलाफ वोट डालने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जबकि तशरीह फैसला ये कहता है कि पार्लिमानी पार्टी सरबराह की अदायात के खिलाफ वोट डालने वाले के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और उसका वोट शुमार भी नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर कुछ दोस्त एतराज़ करते हैं कि इससे तरीके अदम इत्मीनान जो है वो गैर मौसर होकर रह जाएगी। मेरे ख्याल में ये गलत एतराज़ है, क्योंकि उसके 3-4 मामलात हैं। पहला कि अगर ऐसे अरकान जिनका ज़मीर जाग गया उनके बकौल वो लोटा बनने के बजाय इस्तीफ़ा दे दें तो अक्सरियत ख़त्म हो जाने की वजह से वज़ीर आज़म को इत्मीनान का वोट हासिल करना पड़ेगा, जो कि वो नहीं कर सकेगा। ये एक फेयर प्रैक्टिस होगी। उसके बाद दूसरा, पाकिस्तान में अमूमी तौर पर अतादी हुकूमतें बनती हैं, किसी एक पार्टी के बाद ज़्यादा केसेस में नहीं होती फैसला कुन बरतरी, इसलिए भी तरीके मत गैर मौसर नहीं होती। कोई इत्तेहादी पार्टी चली जाए, ठीक है, वो कानूनी मामला ही रहते हैं। उसके बाद तीसरी इस पर जो मैं बात करता हूँ, अगर अदम इत्मीनान में अरकान अपनी मर्ज़ी से उनको अपनी मर्ज़ी से वोट डालने की इजाज़त दे दी जाए, ठीक है, तो फिर वोट डालने पर उनको नैल करना भी तो गलत है। ये जो 63A में जो उनके खिलाफ सज़ा तजवीज़ की गई है कि वो अपनी पार्टी की हिदायत के खिलाफ अगर वोट डालते हैं तो उनको नैल किया जाए, वो भी एक सज़ा है, ठीक है, तो फिर वो भी नहीं होनी चाहिए। ये मुझे कुछ दोस्तों की कुछ बातों की समझ नहीं आती कि उनका वोट शुमार ना करना सज़ा है लेकिन उनको नैल करना सज़ा नहीं है। तो ये भी तो सज़ा है, अगर उनकी मर्ज़ी चलनी है तो फिर ये 63 भी गलत है। चले 12 यहाँ पर मेरा अपने पीपल्स पार्टी के दोस्तों से बिलखसूस सवाल है, PDM उनसे बिलमूम उनके लिए सवाल छोड़ता हूँ कि 63 बनाते वक्त उनकी क़ियादत की नीयत व मकसद क्या था, वो बता दें। अब हम ये देखते हैं कि ये फैसला, ये जो 63 का फैसला है, इस पर बड़ी बात होती है, ये किसके हक में, ये किसके खिलाफ था। इसमें मेरा पहला नुक्ता नज़र तो ये है कि आईनी तशरीह का कोई भी फैसला किसी के भी हक में या खिलाफ नहीं होता। ये अलग बात है या किसी मखसूस पार्टी को किसी ख़ास वक्त में उसका फ़ायदा या नुकसान हो जाता है, जिस तरह के इस केस में नून लीग को वक्ती तौर पर नुकसान हुआ, मगर साथ ये है कि तरीके इंसाफ को कोई फ़ायदा नहीं है। नून लीग को नुकसान हुआ कि उनकी हुकूमत गिर गई, तरीके इंसाफ को कोई फ़ायदा नहीं हुआ कि उनको फौरी हुकूमत तो नहीं मिल गई। अब जब नून लीग वाले बिलखसूस इस पर PMLN वाले बात करते हैं तो ये कहते हैं कि उन्होंने हमारी पंजाब गवर्नमेंट गिरा दी इस फैसले से। अब हम ये देखते हैं इस साथ, क्या ये फैसला पंजाब नून लीग की पंजाब से गवर्नमेंट ख़त्म होने का या ना बनने का वाद वजह थी? तो इसका जवाब हम सबको पता है कि नहीं। इस फैसले से तो सिर्फ इतना हुआ था कि उन 20 के वोट शुमार नहीं हुए थे, ठीक है, और वज़ीर आला शहबाज शरीफ नहीं थे, सॉरी हमजा शहबाज नहीं गए थे। उसके बाद वज़ीर आला बनने का फैसला ज़िमनी इलेक्शन ने करना था जो 20 सीट्स पर होना था। हुकूमत उन 20 सीट्स के ज़िमनी इलेक्शन से बननी थी और यहाँ पर दिलचस्प सूरत ये थी कि ये नून लीग को दोबारा अपनी हुकूमत बनाने के लिए 20 में से सिर्फ 6 सीट्स की ज़रूरत थी, जबकि तरीके इंसाफ को 14 सीट्स की ज़रूरत थी। मगर वो रिज़ल्ट आया तो 15-5 का रिज़ल्ट आया, तरीके इंसाफ 3/4 से जीत गई। मैं दोस्तों से यहाँ पर सवाल छोड़ता हूँ कि यहाँ पर अपने वो जो PDM वाले दोस्त हैं
क्या इस फैसले को ही वो मुर्दे इल्ज़ाम उठाएंगे या अपनी कारकर्दगी और बयानिए को भी, कि जिस वजह से वो ये इलेक्शन बुरी तरह हारे? मेरी ज़ाती राय में अब इस फैसले में मेरी ज़ाती ये है कि ये रेफरेंस की मंजूरी एक दुरुस्त फैसला था, क्योंकि मुस्तकबिल में इसके अच्छे असरात हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि ये फैसला मुस्तकबिल में नून लीग के हक में इस्तेमाल हो, तरीके इंसाफ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो, इसका असर हो सकता है ना। अपनी अपनी वाबस्तगी के हिसाब से सोच पैदा होती है कि क्या इस फैसले से बेंच की नीयत PMLN को नुकसान पहुँचाने की थी। मेरा जवाब है कि नहीं, इसका सबूत वो अगला फैसला है। वो अगला फैसला कौन सा है? जब ये फैसला आ गया तो हमजा शहबाज इस फैसले की रूह से वो वोट चूँकि शुमार नहीं हुए, वो जो बार अगला फैसला पहले उसको पिन पॉइंट कर देते, वो जो हमजा शहबाज को अक़लियती वज़ीर आला बरकरार रखने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उस पर कोई भी PDM वाला डिस्कस नहीं करता मेरा दोस्त। मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया। तरीके इंसाफ वाले कह रहे थे कि ये चूँकि वोट शुमार ही नहीं हुई, इसका मतलब ये है कि कभी भी हमजा शहबाज वज़ीर आला मुंतखब ही नहीं हुआ। वो कह रहे थे नहीं, ये बतौर वज़ीर आला, जो नून लीग वाले कह रहे हैं कि ये बतौर वज़ीर आला ज़िमनी इलेक्शन तक या अगले वज़ीर आला की इंतखाब तक जारी रहेगा। मामला आ गया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज के हक़ में फ़ैसला दिया। अब मेरी ज़ाती राय में ये गलत फैसला है, क्योंकि मेरे ख्याल में उस्मान बज़दार को बतौर वज़ीर आला बहाल होना चाहिए था, क्योंकि फैसला कहता है कि वो 20 वोट शुमार नहीं होने। जब 20 वोट शुमार नहीं होने तो मीनिंग दियर भाई कि हमजा शहबाज कभी वज़ीर आला मुंतखब हुआ ही नहीं। अब यहाँ मैं अपने दोस्तों से, PDM के दोस्तों से पूछता हूँ कि ज़रा बताएं, ज़िमनी इलेक्शन होने हैं और इस फैसले की रूह से हमजा शहबाज को वज़ीर आला बरकरार रखा जाता है। अगर ये सुप्रीम कोर्ट के पास, बंदियाल साहब के पास ये इख्तियार था कि अगर उन्होंने तरीके इंसाफ को फेवर देनी थी तो इसको बरकरार ना रखते, क्योंकि इसको बरकरार रखने का एक सीधा साधा मतलब ये था कि पंजाब गवर्नमेंट जहाँ इलेक्शन हो रही हैं वो हमजा शहबाज ही सब कुछ करेगा। और साथ मैं समझता हूँ ये इस फैसले ने वो जो सदारती रेफरेंस वाला फैसला है नून लीग के ख़िलाफ़, वो कहते हैं उसका किसी हद तक मुदावा कर दिया। अब हम उससे अगले फैसले पर चलते हैं। वो था पंजाब असम्बली डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का फैसला। दोस्त मोहम्मद मुजारी साहब ने, मेरे ख्याल में उनका नाम दोस्त मोहम्मद मुजारी था। अब उसमें डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसला की रोशनी में वोट शुमार नहीं करता। वो उसका लुबल बात ये था। सुप्रीम कोर्ट के पास मामला चला गया तो उन्होंने समाअत के दौरान कहा कि उनके वकील से कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वो मुतल्लका हिस्सा दिखा दें जहाँ ये लिखा हुआ है कि वो जो है इसको इम्पावर करता है। मामला था उधर पार्टी सरबराह और पार्लिमानी पार्टी सरबराह फ़र्क है। अब यहाँ पर हमारे कुछ PDM के दोस्त ये बातें करते हैं, आम तो करें तो उनका तो मैं नहीं समझता, वो मैं बात कर रहा हूँ मेरे मुताबिक पीछे जो है वो सोच बात शुरू कर देंगे। लेकिन जो हमारे दोस्त हैं वकला भाई हैं जिनका तलब PTI से, एफिलिएशन PTI से है, सारी PDM से है, उन्होंने भी ये कहा कि वो 63A का जब पहले फैसला दिया तो उस वक्त वोट शुमार नहीं किए गए, अब भी वोट शुमार नहीं होने चाहिए। भाई मेरे, आपको अच्छी तरह पता है कि वो जो फैसला था वो ये था कि जब वोट डालना है कौमी असम्बली में या सूबाई असम्बली में तो वो पार्लिमानी लीडर जो है ना, पार्लिमानी पार्टी का जो सरबराह है वो फैसला करेगा कि इधर जाना है। ठीक है,
पार्टी सरबराह फैसला नहीं करेगा। अब आम चूँकि साथ हमारे आम दोस्त भी देख रहे हैं, पार्लिमानी पार्टी सरबराह में और पार्टी सरबराह में फ़र्क होता है। मसलन जिस तरह काफली का जो पार्टी सरबराह है वो चौधरी शुजात हुसैन साहब हैं, और जो पंजाब में पार्लिमानी पार्टी का सरबराह है वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब है। पार्लिमानी पार्टी से मुराद ये होता है, जो आम भाइयों के लिए, कि जो मुंतखब होकर किसी असम्बली में बैठे हुए हैं, वो 10 हैं, 15 हैं, 50 हैं, उनमें एक सरबराह मुंतखब किया जाता है, उसको पार्लिमानी पार्टी सरबराह कहा जाता है। उसने जो फैसला करना है, ठीक है। तो वहाँ पर मामला ये हुआ था कि चौधरी शुजात साहब ने तो कहा था कि वोट नहीं देने, लेकिन पार्लिमानी जो पार्टी है वो 10-11 उनके जो बंदे थे, उन्होंने मुतफिका फैसला किया कि वोट परवेज़ इलाही को देने हैं। तो इस बार उसने दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने चौधरी शुजात के हवाले से खत देकर वोट शुमार नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और साथ ये कह दिया उसने दोस्त मोहम्मद मज़ारी कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से ऐसा कह रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई बताओ तो सही कहाँ लिखा हुआ है। वो ना बता सकते थे, ना हो सकता था। सो वो जो है उन्होंने वो वोट शुमार किए और परवेज़ इलाही वज़ीर आला बन गया। अब ये मेरी ज़ाती राय में ये भी एक दुरुस्त फैसला था। अगरचे यकीन जाने मैं किसी सूरत भी परवेज़ इलाही के वज़ीर आला बनने के हक़ में ज़ाती तौर पर नहीं था। अब उसके बाद हम अगला फैसला, 2 सूबों में इलेक्शन का फैसला। इस पर तफसीली बहस, इसके बड़े साथ और बड़े नोट्स आ गए, बड़ा कुछ आ गया, उस पर एक अलहदा वीडियो बनाएंगे, उस पर बहस करेंगे। लेकिन मैं अपने PMLN के दोस्तों से एक सवाल पूछता हूँ कि वो ये बता दें, इस फैसले की वजह से दिन रात जो प्रोपेगेंडा मीडिया पर किया जा रहा है, मीडिया पूरा आप सबको पता है किस तरह चला हुआ है। मुझे PMLN वाले दोस्त सिर्फ ये बता दें, PDM वाले, कि ये फैसला जो है इलेक्शन करवाने का, ये नून लीग के या PDM के खिलाफ किस तरह है। अब आपने किस तरफ मामला को लेके, और बल्कि मैं तो कहता हूँ कि अगर PMLN वाले दोस्तों के बयान सुने तो ये पता चलता है कि ये तो उनके हक में फैसला है। वो कहते हैं कि अगर इलेक्शन हुए तो हमने जीत जाना है, ठीक है। तो बार वो उनकी बहस है, वो नहीं कहता। मैं स्पेसिफिक सवाल रखता हूँ उनके लिए कि वो सिर्फ ये बता दे कि ये फैसला PDM या PMLN के ख़िलाफ़ किस तरह है। मेरी ज़ाती राय ये एक दुरुस्त फैसला है, बल्कि मेरा ख्याल है कि इसमें तो ज़ाती राय वाली भी बात कोई नहीं है। जिस तरह वो डिप्टी स्पीकर रूलिंग वो जो कासिम सूरी वाली क्लियर कट यहीं आना चाहिए था, यहाँ मैं समझता हूँ क्लियर कट यहीं फैसला आना चाहिए था। अब वो जो रूलिंग है डिप्टी स्पीकर वाली, कासिम सूरी वाली, उसमें तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट कवर दे सकती थी, ठीक है। वो आइन ये भी कहता है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की रूलों को किसी जगह चैलेंज नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंट के वो मामलात में वो सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत नहीं कर सकती, लेकिन उन्होंने की। अब हम कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। नतीजा हम देखते हैं कि ये 6 फैसले थे। 2 फैसले तो डायरेक्ट PDM के हक में हुए, एक कासिम सूरी की रूलिंग वाला फैसला और एक हमजा शहबाज को कलीदी बरकरार रखने का फैसला। एक फैसला PDM के खिलाफ हुआ या तरीके साहब के हक में हुआ, वो था डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वाला फैसला। एक फैसला ना किसी के हक में है ना किसी के खिलाफ है, अगर जो उससे नूनी को नुकसान हुआ है वो है सदारती रेफरेंस की तशरीह वाला फैसला। एक फैसला है उससे अपना नून लीग का कोई तलक ही नहीं है, 2 सूबों में इलेक्शन का फैसला, उससे नून लीग का क्या तलक है। वो इलेक्शन कमीशन का मामला है, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराने सुप्रीम कोर्ट उनको कह रही है, उसमें ये बता दें। वो मैंने पहले भी सवाल किया है। इस तरह ये हम जब इन 6 फैसलों को देखते हैं तो ये पता चलता है कि ये सिर्फ प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जा रही है, और वजह सबको पता है, वो सियासी वजह है। वो सियासी वजह पर हम एक अलहदा वीडियो बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात मेरे ख्याल में, ख़त्म करते हैं वीडियो को, कि इन 6 फैसलों में से सबसे बड़ा फैसला कौन सा था मेरे दोस्तों।
सारी बात है। वो जो अदम एतमाद वाला फैसला था ना PTM के हक़ में हुआ, वो अगर फैसला ना होता तो आज आप लोग बातें ना कर रहे थे। तो बंदियाल साहब को दुआएं थी कि उन्होंने वो फैसला कर दिया। ठीक है, इसके बाद बात को ख़त्म करते हैं इस बात पर कि 3-4 मामलात हैं। एक, ये जो नोट्स वगैरह आ रहे हैं उस पर तफसीली बात में करते हैं। उसके बाद एक फ़ैसला दिया हुआ है जस्टिस कादी फाइज़ा साहब ने, उस पर अलहदा वीडियो में बात करते हैं। और एक दो मामला इसी हवाले से ये 3-4 किस्तों पर हम करेंगे। और उसके बाद एक वीडियो देंगे कि इस सारे अरसे के दौरान अदालत के अंदर जो मामला हुए इनका सियासी इम्पैक्ट क्या रहा है। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।